अगर इंटरनेशनल प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपये चल रही है और आप 120 पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई आपसे 120 पे ख़रीदेगा नहीं। किस कमोडिटी की किस मार्केट में डिमांड है। मैं समझता हूँ कि जी जो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी है वो आपकी है सीड टेक्नोलॉजी। देखें, एक चीज़ उगाना और उसको एक्सपोर्ट करना थोड़ी सी सेपरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में आप सब लोगों को खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट फरहान उल हक। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है फार्म टू एक्सपोर्ट। यानी कि जो फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, हमारा फार्मर बीज बोता है, फसलें उगाता है, उनकी देखभाल करता है और अल्टीमेटली ये फसलें, ये कमोडिटीज़ बैनुल-अक़वामी मंडियों तक जाती हैं। ये जो सफ़र है एक फार्मर की प्रोड्यूस का इंटरनेशनल मार्केट्स तक, और कौन कौन सी कमोडिटीज़ इंपोर्ट होती हैं, कौन सी एक्सपोर्ट होती हैं, इन पे बात करने के लिए हमने इजाज़त दी है सारिम बुखारी साहब को, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। सारिम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा सारिम, थोड़ा सा एक लेमैन के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक होगा ये। अगर नया नहीं भी होगा तो शायद बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो हम चाहेंगे कि नाज़रीन को बड़ा थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके बड़ा बेसिक कह लें अंदाज में अपने नाज़रीन को बताया जाए कि एग्री कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कौन कौन सी जो की कमोडिटीज़ हैं इंपोर्ट हो रही हैं, कौन सी एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्या की नंबर्स हैं, तो ज़रा इन पर रोशनी डालिएगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्टली फरहान। सो अगर आप एक्सपोर्ट देखें तो पाकिस्तान कॉर्न एक्सपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है, अगर आप सेसमी करता है, अगर आप इंपोर्ट देखें तो हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं, हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, और ये सारी जो कमोडिटीज़ हैं ये मल्टीपल रीजंस के लिए इंपोर्ट की जाती हैं। इससे हमारा फूड सिक्योरिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल से भी इसका ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉटन उठा के देखेंगे तो हमारा सबसे जो बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है वो टेक्सटाइल्स होती है, और टेक्सटाइल्स के लिए आपको कॉटन की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ज़माने में कॉटन प्रोडक्शन उसकी काफ़ी हाई थी, आप तकरीबन 12-13 मिलियन बेल्स करते थे, अब आप 5-6 करते हैं और आप बाकी इंपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, और इसमें आप सिर्फ पाकिस्तान से लिंक नहीं होता, आपका ऐसा ग्लोबली लिंक होता है, एंड और इसको बहुत मल्टीपल चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट करती है। अभी अगर आप रिसेंटली बात करें तो पाकिस्तान की जो कॉन्वर्सेशन चल रही हैं यूएस से रिगार्डिंग टैरिफ्स, उस तरह की भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया जो हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं, वो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो लगभग आई थिंक ये 5-6 कमोडिटीज़ हैं जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो इंपोर्ट बिल है या एक्सपोर्ट बिल है वो सबसे नुमाया इन कमोडिटीज़ के अंदर है। अगर हम एक फार्मर की जो जर्नी की बात करें, भी वही स्टार्ट ही वहाँ से किया, थोड़ा सा रोशनी डाली गई। जो फार्मर की जर्नी है, ये एक फसल उगाई गई, वो हार्वेस्ट हुई, और फिर वही प्रोड्यूस हमारी बैनुल-अक़वामी मंडियों तक जाती है। इस जर्नी पे तो रोशनी डालिएगा, कहाँ से शुरू होता है और बीच पे क्या होता है और एंड तक का सब। वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखिए, अगर आप कोई भी कमोडिटी उठा के देख लें, राइट, पहली चीज़ ऑडियंस के लिए एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत ये है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान उगा सकता है, कोई चीज़ ऐसी है जो पाकिस्तान नहीं उगा सकता, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बोलें जी हम पाम ऑयल पाकिस्तान में करना शुरू कर देंगे, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है, राइट। अगर आप बोलें जी हम अपनी कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में। अब अगर आप ग्लोबली भी देखें कमोडिटीज़ को जो लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड होती हैं, उसमें कॉटन है, उसमें वीट है, उसमें शुगर है, उसमें ऑयल सीड्स हैं, उसमें कॉर्न है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो पाकिस्तान में यूजुअली और ग्लोबली भी इसी तरह ही होता है कि फार्मर जब काश्त कर लेता है तो वो एक मिडल मैन को बेचता है, मिडल मैन फिर आगे कमोडिटी कंपनीज़ को बेचता है। सो दुनिया में 5 बहुत बड़ी कमोडिटी कंपनीज़ हैं जो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड करती हैं दुनिया भर में, और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और फिर वो एक एक्स मुल्क से वाई मुल्क वो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और फिर वो अपनी डेस्टिनेशन में जब पहुंचती है तो फिर उधर से उसकी जो भी यूसेज होती है वो उसकी फिर उस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम सलीम साहब स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट की बात करें तो हमने इन द पास्ट देखा राइस डेफिनेटली इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। कमोडिटी की बात की जाए तकरीबन $3 अरब से ऊपर की एक्सपोर्ट होते हैं, क्लोज टू $4 अरब के आसपास। और सिमिलरली हमने ये भी देखा कि इन द पास्ट 3 years शायद सेसमी पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस नजर आया। सेसमी की एक्सपोर्ट हुई बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ डिमांड फ्रॉम चाइना। तकरीबन 3 लाख टन के हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि किन कमोडिटीज में सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको लगता है? अच्छा जी, ये इधर दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस एक्चुअली। देखिए, मेरा व्यू इसमें थोड़ा सा फर्क है, राइट? सो आई थिंक आई स्टिल फील कि जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी तो बड़ी ट्रेडिशनल है। देखिए, एक चीज़ उगाना और उसको एक्सपोर्ट करना थोड़ी सी सेपरेट है। उसकी वजह ये है कि हम जो अपनी कॉर्न भी एक्सपोर्ट करते हैं वो हम उसी वक्त एक्सपोर्ट करते हैं जब हमारी कॉर्न की प्राइस इंटरनेशनल प्राइस की पैरिटी पे होती है, राइट? अगर इंटरनेशनल प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपये चल रही है और आप 120 पे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोई आपसे 120 पे खरीदेगा नहीं। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। फ्रॉम एन एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट पे आप फिर उसको एट अ कंपेटिटिव कॉस्ट बेच सकें। सो मुझे लगता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो है चाइना जी। सो दुनिया की मेजॉरिटी जो कमोडिटीज़ हैं अगर आप लिस्ट उठा के देखें तो चाइना आपको नज़र आएगा इधर। उसके बाद जो नंबर 2 होगा वो आपको नज़र आएगा इधर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज़ दैट दे बाय, राइट? आई थिंक कि हमारे पास कॉर्न में बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का। हम लोगों ने राइस की काफ़ी एक्सपोर्ट करी है पिछले साल। उसकी भी एक वजह ये है कि इंडिया की राइस एक्सपोर्ट्स उस वक्त फूड सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बैंड थी, तो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो पाकिस्तान को उसका एक एडवांटेज मिल गया, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली राइस की डिमांड तो थी, तो अगर वो इंडिया से फुलफ़िल नहीं हो रही थी तो वो पाकिस्तान से फुलफ़िल हो रही थी। बट उस लैंडस्केप में भी एज अ राइस एक्सपोर्टर आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया की प्राइस क्या है और पाकिस्तान की प्राइस क्या है, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो सारी प्राइस सेंसिटिविटी पे आ जाती हैं, राइट? लाइक आई सेड बिफोर कि कोई भी आपसे उस प्राइस पे नहीं खरीदेगा अगर उसको वही चीज़ किसी और मुल्क से एट द सेम स्पेसिफिकेशन सस्ती मिल रही है, राइट? सो एट अ वेरी बेसिक लेवल आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने की ज़रूरत है। अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमारी क्वालिटी एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पे ऑर्डर्स हमें मिलने चाहिए। किधर स्टैंड करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइसिंग एंड कंसिस्टेंसी एज पाकिस्तान जो हमारी प्रोड्यूस चाहती है? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो अगर आप अपने नंबर्स ओवरऑल देखें तो हम इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं कमोडिटीज़ में, राइट? तो मतलब अगर हमारी कॉर्न की से प्रोडक्शन मतलब हार्वेस्ट जो है वो 7.6 मिलियन मेट्रिक टन है, तो अगर हम 1 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इंटरनेशनल प्राइस पैरिटी के बाद, इट कम्स अबाउट टू 15%, राइट? तो बट देखिए, आई थिंक सवाल वो नहीं है। आई थिंक सवाल ये है कि what do we want to achieve? Exactly. Right? तो मतलब as a country और अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट कांट सिंपली बी जी कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके मुल्क में डॉलर्स आएंगे और डॉलर से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा। दैट कैन नॉट बी द रैशनल, राइट? इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हम वो लोकली उगा सकते हैं तो फिर हम उसको लोकली उगा लें ताकि हमारे अगेन इट बिकम्स अ डॉलर सेविंग सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, राइट? तो हाउ डीपली हम चाहते हैं कि हम प्लग इन हो इनटू द एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, राइट? और वो मार्केट देखें, जैसे आपका 86 राइस अफ्रीका जाता है, राइट? उसकी काफ़ी डिमांड है, हर साल उसे कंसिस्टेंट ऑर्डर्स होते हैं, सब कुछ। आप बासमती के लिए इंडिया से compete करते हैं, उसमें आपको पिछले साल काफ़ी एडवांटेज मिल गया, लाइक वी डिस्कस्ड। अगले साल क्या होगा वी डोंट नो, राइट? सो प्लस अब देखें, पाकिस्तान में 3 साल पहले 4 साल पहले फ्लडिंग के बड़े मसले थे,
क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, फार्मर्स लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो हमारे पास रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कैसी हैं टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। सो इंटरनेशनल मार्केट्स तो चाहती हैं कि उनके पास सप्लाई आती रहे, राइट। अगर आप फॉल बिहाइंड कर जाएंगे इन अ ईयर और टू फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो फिर आप compete कैसे करेंगे, राइट। तो सो आई थिंक हमें एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पे हम सोचें कि हमारा किस क्रॉप में पोटेंशियल है, राइट, एग्जिस्टिंग क्रॉप्स में है या फिर कोई फ्यूचर क्रॉप में है। सो आई थिंक चैलेंजेस काफ़ी हैं, एंड आई थिंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन सबको ये चैलेंजेस पता हैं, राइट। आई थिंक जो सवाल है वो ये है कि जी ये लोग कर रहे क्या हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। मेक सेंस। अच्छा, अब थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेसेबिलिटी, अगर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्पेशली अगर राइस की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ट्रेसेबिलिटी डेटा के ऊपर बात होती है। तो हाउ कैन वी लेवरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर सो दैट हम अपनी एक्सपोर्ट्स में वैल्यू ऐड कर सकें? सो वन एरिया कैन डेफिनेटली बी द ट्रेसेबल डेटा एंड दैट कैन बी कैप्चर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। एनी अदर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जहाँ पर हमें फ़ायदा हो सके? देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सो एज अ वेरी ले पर्सन हम बात करते हैं जी, हम एग्री टेक की बात करते हैं हम, राइट। एंड एग्री टेक में हम बात करते हैं जी, हम सैटेलाइट इमेजरी कर लेंगे और फिर उससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कब हार्वेस्ट का वक्त हो गया है, सब कुछ हो गया है, राइट। या फिर हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या फिर हम प्रिसिजन वाटरिंग की बात करते हैं। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जी जो सबसे जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो आपकी है सीड टेक्नोलॉजी, राइट। हम उसको काफ़ी हद तक कॉन्वर्सेशंस में इग्नोर करते हैं। सो आपकी सीड कितना रेजिस्टेंट है टू वाटर स्ट्रेस या फिर पेस्ट अटैक्स या क्लाइमेट चेंज या चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। तो सो आई थिंक कि जो हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो है सीड टेक्नोलॉजी, राइट। अच्छा, सो अगर आप प्रोडक्ट देखें, अगर आपने एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क होना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेस हो, राइट। वो एक्सेस तभी होगा जब आपके पास अच्छा सीड होगा, और अच्छे सीड से क्या होगा जी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस विद गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो। सो आई थिंक ये जो हम एग्री टेक की बात करते हैं, फॉर मी दैट इज़, इट साउंड्स वेरी अमेजिंग, राइट, कि जी हम ये कर रहे हैं, हम सैटेलाइट इमेजरी कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई एज सच इतनी वैल्यू ऐड कर रही है टू अस। और आई थिंक काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे ये बात करते हुए कि आई डोंट थिंक कि वो इतनी वैल्यू ऐड करिए। सो आई थिंक जो बेसिक जो मेरी एडवाइस होगी वो हमेशा यही होगी जी, आप अपनी सीड टेक्नोलॉजी पे काम करें। जब आपकी सीड टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, उसके बाद फिर आप और चीज़ों पे आएँ। पर जहाँ तक बात रही ट्रेसेबिलिटी की, आई थिंक अब दुनिया भर में लोगों को लोग चाहते हैं उनको पता हो कि जी उनका खाना कहाँ से आ रहा है, राइट। सस्टेनेबल सोर्स से आ रहा है या नॉन सस्टेनेबल सोर्स से आ रहा है, राइट। एंड आई थिंक एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है, और बहुत मुल्क अब ये मान रहे, अब ये चीज़ मानते हैं, राइट। सो लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना किया गया हो फॉर फार्मिंग पर्पसेस, और इसमें EU के मैंडेट्स भी अब आ गए हैं। सो जितनी जल्दी हम अपनी ट्रेसेबिलिटी पे काम कर सकते हैं उतना बेहतर पाकिस्तान के लिए है, राइट। एंड फिर आपके वो राइस MRLs के भी मसले नहीं आएंगे जो यूरोप में आए आपका। सो सारिम, ज़रा सा बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस के ऊपर। फार्मर, जाहिर है ये एक ऐसा चैलेंज है जो फार्मर को दरपेश होता है, और ये हमारी ओवरऑल कह लें जो कमोडिटी एक्सपोर्ट है, जो टोटल टनेज है, नेशनल टनेज, उसको भी जाहिर इम्पैक्ट करता है। कैसे फार्मर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं? जो आगे मिडिल मैन है वो कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? एनी थॉट्स ऑन दिस? सो आई थिंक इसका तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है मेरे लिए, विच इज़ कि आप इतनी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाएं जहाँ पे ये लॉसेस ना हो। सो पाकिस्तान में जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है, राइट। सो आप अक्सर देखते होंगे कि जी फार्म के बाहर ही उन्होंने किसी गोदाउन के अंदर अपना
माल रख दिया है, राइट। अगर आप कॉर्न की बात करें तो कॉर्न में हमारी इस वजह से बैड स्टोरेज की वजह से और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स का बड़ा मसला है, राइट। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि यूएस में जीएम कॉर्न उगता है, राइट। उनके जो मॉइस्चर लेवल्स होते हैं 17-18% पे होते हैं, पर उनके एफ्लाटॉक्सिन नहीं लगता बिकॉज उन्हें सीड टेक्नोलॉजी पे इतना काम किया हुआ है जहाँ पे इट प्रिवेंट्स दैट, राइट। पाकिस्तान में वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, जो हमें उसको ड्राई करना पड़ता है क्योंकि ड्राइंग फैसिलिटीज़ नहीं है। वो ओपन एयर में आप विंटर्स में उसको स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली एफ्लाटॉक्सिन्स आ जाते हैं, राइट। तो उसका फिर ऑब्वियसली लॉस है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे लोग एफ्लाटॉक्सिन वाला भी कॉर्न खरीद के उसको प्रोसेस कर लेते हैं। आई थिंक ये फैसिलिटी शुड बी ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ईच कमोडिटी, राइट। तो मतलब किसी कमोडिटी को ड्राइंग की ज़रूरत होगी, किसी को प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होगी। सो उस तरह की फैसिलिटीज़ हम जितनी क्रिएट करेंगे बेहतर है। एंड आई थिंक एक एंड में फार्मर को भी नॉलेज देनी चाहिए जी कि आपको इन फैसिलिटीज़ के अंदर अपना माल स्टोर करना चाहिए है, बिकॉज उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कई ज़्यादा अगर आप उसको अपने फार्म पे करेंगे विदाउट प्रॉपर सिस्टम्स, राइट। सो आई थिंक मॉडर्निटी की तरफ भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर को सोचना चाहिए जी कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एंड इन फैसिलिटीज़ का हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, काफ़ी ज़्यादा मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव के हमारे नाज़रीन के लिए भी है। बातें बहुत सारी हैं सारे। एक आखिरी में सवाल करना चाहूँगा आपसे, इसे ताकि इसको कंक्लूड करें। क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान को हम एक एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस बना सकें? सो आई थिंक कि देखें, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि किस कमोडिटी की किस मार्केट में डिमांड है और अगर हमारे पास उस मार्केट का एक्सेस है या नहीं है। जैसे मैंने प्रीवियसली बोला जी, सबसे जो बड़ा इंपोर्टर है दुनिया का फॉर कमोडिटीज़ ओवरऑल वो चाइना है, राइट। एंड चाइना से आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स हैं एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो आप डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। तो आपने बस ये डिसाइड करना है जी हमने ये कमोडिटी करनी है, या तो कोई एग्जिस्टिंग कमोडिटी होगी या फिर आप कोई नई कमोडिटी आप समझते हैं जी हम इस मुल्क में उसको कंपैरेटिवली उगा सकते हैं, राइट। अगर आप कोई चीज़ सोचें जी हमने कोई नई चीज़ कंपैरेटिवली उगानी है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, फार्मर्स को कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। बट ये आपके पास सेसमी का एग्जांपल है। सेसमी क्योंकि चाइना में बहुत डिमांड है तो फार्मर्स ने सोचा जी ये एक अच्छा पोटेंशियल है जो हम कर सकते हैं, राइट। तो इट्स नॉट लाइक ये वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, राइट। जो सबसे आपका लो हैंगिंग फ्रूट है वो आपका कॉर्न है एंड राइस है, राइट। सो आपकी कॉर्न की यील्ड्स जनरली बहुत अच्छी हैं। अगर आप अच्छा क्वालिटी सीड इस्तेमाल करें कोई ऐसी कंपनी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बना रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी उससे अच्छी होती है, राइट। जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आपके पास एक्सेस होगा जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए राइस की ऑर्गेनाइजेशन है रीप जो एक्सपोर्ट में हेल्प करती है। आई डोंट थिंक कि कॉर्न की वो नहीं है। सो एक फार्मर को या मिडिल मैन को ये भी पता होना चाहिए है या उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैंने एक्सपोर्ट करना है कुछ तो मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और हर मुल्क की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो कोई एक ऐसी होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बेशक वो गवर्नमेंट की हो या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो या कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, जो भी अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है, आप उसके तहत आप अपनी एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करें, राइट। सो दुनिया भर में पाकिस्तान के TDAP के मिशंस होते हैं, ट्रेड काउंसलर्स होते हैं, सो उनका इस्तेमाल करें, वो आपको हेल्प करें। सो बट लेकिन आपने डिसाइड ये करना है कि जी हमने एक्सपोर्ट क्या करना है और हमने कितना एक्सपोर्ट करना है, राइट। सो आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए एंड आप फिर उस टारगेट की तरफ आप जाएं और आप देखें जी आप क्या कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए, राइट। ये देखिए एड हॉक बेसिस में नहीं हो सकता कि एक साल आपने कर लिया अगले साल आपने नहीं किया। एक साल आप टर्म्स आपको फेवर कर रहे थे, एक साल आपको टर्म्स फेवर नहीं कर रहे थे। सप्लाई कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सो मतलब अगर आप ब्राज़ील का एग्जांपल देख लें या US का एग्जांपल देख लें, वो कंसिस्टेंटली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप इंपोर्ट साइड भी देखें पाकिस्तान की, सो पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है।
और वो इंडोनेशिया और मलेशिया से करता है और वो दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स भी हैं। तो हाउ आर दे एबल टू ऑलवेज एक्सपोर्ट, राइट? तो मतलब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, आप एक प्लान बनाएं एंड उस प्लान को फिर आप इम्प्लीमेंट करें, एंड वो प्लान तभी इम्प्लीमेंट होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आके डिसाइड करेंगे जी हमने ये काम करना है। सो इसको सिस्टमैटिक तरीके से करें, एड हॉक बेसिस पे नहीं हो सकता ये। बिल्कुल ठीक हो गया। सो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम तक पहुंचते हैं। अगले एपिसोड तक हम सबको इजाज़त दीजिएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त हूँ, थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँगा जो सालिम भाई ने आज बातें की हैं। अगर मोटे मोटे कुछ नुकात में निकालूँ तो वो ये है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चैलेंजेस हैं, अगर हम बात करें सेसमी की तो एक क्वालिटी सीड का चैलेंज है दरपेश। अगर हम राइस की बात करें तो MRLs के मैक्सिमम राइस लिमिट्स के हमें जो चैलेंजेस आते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी रिजेक्शंस भी होती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वो एक चैलेंज हमें दरपेश है, इनको ओवरकम करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक ऑल स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेशन। रेगुलेटरी फ्रंट पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ हमें ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे हम प्रोसेस को ज़रा स्मूथ कर सकें। अच्छा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बात मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अबाउट जस्ट ड्रोन्स। टेक्नोलॉजी का नाम ये नहीं है कि जी हम हाई क्वालिटी हार्वेस्टर्स हों या ऐसी मशीनरी हो जो कि हम इस्तेमाल करें। आई थिंक इट्स मोर अबाउट गेटिंग बैक टू बेसिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सीड टेक्नोलॉजी, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम सीड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, better to adopt the best practices, be it storage, be it the farming, so that हम पाकिस्तान को एक एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस बना सकें। इसी के साथ हम अपने मेहमान से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। सालिम साहब, थैंक यू सो मच आज आपका आने का, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मुझे इजाज़त दीजिएगा। नाज़रीन, अगले एपिसोड के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।